हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए YouTube चैनल पे अपने ट्राई स्टार में आपका स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में हमने वर्णमाला चैप्टर को फिनिश किया था, ठीक है। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वर्तनी। वर्तनी जो है यूपी लेखपाल के सिलेबस, यूपी लेखपाल के पेपर में वर्तनी चैप्टर हिंदी में इंक्लूड है, ठीक है। आइए वर्तनी पढ़ते हैं। क्या होता है वर्तनी? आपको ये तो पता है, सार्थक ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। सार्थक ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। किसी शब्द में प्रयुक्त सभी ध्वनियों का शुद्ध क्रम उस शब्द की वर्तनी कहलाती है। यानी कि किसी शब्द में प्रयुक्त सभी ध्वनियों का सही क्रम या शुद्ध क्रम उस शब्द की वर्तनी कहलाती है। चलिए देखिए, डेफिनेशन की बात करते हैं। ये तो आपको पता है, सार्थक ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है, ठीक है बच्चों। सार्थक ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। किसी शब्द में प्रयुक्त सभी ध्वनियों का शुद्ध क्रम, सभी ध्वनियों का शुद्ध क्रम, शुद्ध क्रम ही उस शब्द की वर्तनी कहलाती है। ये हमारी होगी डेफिनेशन। यानी कि अगर कोई भी शब्द दिया है, उसमें प्रयुक्त जितनी भी ध्वनियां होंगी, उस ध्वनियों का शुद्ध क्रम ही उस शब्द की वर्तनी कहलाती है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब, जैसे कोई एक शब्द लिखा है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो एक शब्द लिखा है चोर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता रहे हैं, हमारे पास एक शब्द लिखा है चोर। इसमें जो भी वर्ण होगा, जो भी हमारा क्या होगा, वर्ण होगा, जो भी हमारी इसमें मात्रा होगी, वर्ण होगी, मात्रा होगी, इसमें जो भी चिन्ह होगा, ठीक है, इनका क्रमिक लेखन एवं उच्चारण ही शब्द की वर्तनी कहलाती है। यानी कि चोर शब्द में वर्ण भी होगा, मात्रा भी होगा, कोई चिन्ह भी होगा, इन सब का क्रमिक लेखन ही इसकी क्या कहलाती है, वर्तनी होती है शब्द की, ठीक है। तो वही डेफिनेशन में कहा गया है, किसी शब्द में प्रयुक्त सभी ध्वनियों का शुद्ध क्रम ही उस शब्द की वर्तनी कहलाती है। यानी कोई भी यदि शब्द आपको दिया हो, तो उसमें जो वर्ण होगा, जो मात्रा होगी, जो चिन्ह होगा, उसका क्रमिक लेखन ही, यानी कि जो सीक्वेंस लिखा है उसका लेखन ही उस शब्द की वर्तनी कहलाती है, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात। तो इसको हम रफ करते हैं। चलिए, एक चीज और, वर्तनी में किसी शब्द के सटीक अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए उस शब्द की वर्तनी का शुद्ध होना आवश्यक है। यानी कि किसी शब्द के सटीक अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उस शब्द की वर्तनी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है बच्चों, शुद्ध होना आवश्यक है। जैसे हम लिखते हैं अक्षर, ये अक्षर, ठीक है, एक ये भी अक्षर जैसे हम लिख दें, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये अक्षर देखा जाए तो ये अक्षर हमारा जो है सही है, ठीक है, और ये अक्षर हमारा बच्चों क्या है, गलत है, ठीक है।
इसकी वर्तनी अगर देखें तो ये अशुद्ध वर्तनी है और ये वर्तनी कैसी हमारी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ओके बच्चों, पढ़ने में दोनों एक जैसे, अक्षर इसको भी पढ़ेंगे अक्षर इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन शुद्ध वर्तनी की बात करें तो शुद्ध वर्तनी हमारा ये वाला अक्षर होगा, आ छा और रा, ये अक्षर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए कुछ नियम भी आते हैं। शुद्ध वर्तनी को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, आइए उन नियमों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, शुद्ध वर्तनी के नियम, ठीक है, कुछ इसके रूल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम पहले रूल्स की बात करते हैं। इसमें पहला रूल्स हमारा है हलंत चिन्ह का प्रयोग। हलंत, हलंत चिन्ह जानते हैं कि कैसे होता है, ऐसे लगता है बाद में। ठीक है, हलंत का प्रयोग। ठीक है, चलिए हलंत का प्रयोग का क्या नियम है बच्चों? हिंदी शब्दों का अंतिम आ उच्चरित नहीं होता है। हिंदी शब्दों का अंतिम आ उच्चरित नहीं होता है और ना ही ऐसे शब्दों को लिखने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। क्या हमने कहा अभी? हिंदी शब्दों का अंतिम आ उच्चरित नहीं होता है और ना ही ऐसे शब्दों को लिखने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ना ही ऐसे शब्दों को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जबकि संस्कृत में यदि कोई शब्द स्वरांत हो तो उसका उच्चारण किया जाता है। संस्कृत में यदि कोई भी शब्द स्वरांत हो तो उसका उच्चारण किया जाता है। जबकि वर्ण में यदि व्यंजनार्थ हो, यदि उसका उच्चारण किया जाता है और यदि व्यंजनार्थ हो तो उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमने ये कहा कि हिंदी शब्दों का अंतिम आ उच्चरित नहीं होता है और ना ही ऐसे शब्दों को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जबकि संस्कृत में यदि स्वरांत हो तो उसका उच्चारण किया जाता है, यदि व्यंजनार्थ हो तो उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीमान, श्रीमान, देखिए श्रीमान हमने यहां क्या किया? हलंत का प्रयोग किया। श्रद्धावान, ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए हलंत का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हुई हमारी? अब अगला आता है कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग। ठीक है, ये तो हो गया हलंत चिन्हों का प्रयोग। दूसरा आता है कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग। दूसरा नियम है कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। ठीक बच्चों, कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग का नियम क्या कहता है? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने 1962 ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मैंने क्या कहा अभी कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वर्तनी समिति में 1962 में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। जो निर्णय है कि हिंदी के विभक्ति चिन्ह, अब हमारी बात सुनना, क्या है? हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़ से सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएं। हिंदी के विभक्ति चिन्ह जो है सर्वनामों को छोड़ दें, सर्वनामों को छोड़ सभी प्रसंगों में शब्दों से
अलग लिखा जाए, केवल सर्वनाम को छोड़ के, ठीक है, बाकी सभी प्रसंगों में अलग लिखा जाए। जैसे हमने क्या कहा, राम, राम ने, ठीक है, कहा। जैसे एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, उसने मुझ में, उसने मुझ में किस पर। अब यहाँ पर कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग के साथ देखना, हमने अभी डेफिनेशन ये कहा कि केवल सर्वनाम को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अभी इसकी बात छोड़ दो, बाकी सभी प्रसंगों में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होती है, अलग होती है। जैसे राम ने कहा, विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे राम ने कहा, इसमें क्या है, शब्द से अलग है विभक्ति, शब्द से विभक्ति अलग है। लेकिन वहीं अगर हम सर्वनाम की बात करें तो क्या है, सर्वनाम के साथ विभक्ति उसी में लगी हुई है, ठीक है। यानी कि सर्वनाम को छोड़ दो, बाकी सभी शेष प्रसंगों में विभक्ति चिन्ह क्या है, सबसे अलग लिखी जाएगी। लेकिन सर्वनाम में क्या है, एक साथ, मुझ में, इसमें भी देखिए में साथ में आया है, ठीक है। किस पर, किस पर, अधिकरण में पर आता है, नहीं आता है। तो सर्वनाम में क्या होता है, विभक्ति साथ में लगी होती है, बाकी और सभी प्रसंगों में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह अलग होती है बच्चों, ठीक है। हमारे ये कहने का मतलब था, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बता देते हैं, हिंदी के विभक्ति चिन्ह, हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनाम शब्दों को छोड़कर सभी प्रसंगों में अलग लिखा जाए। केवल सर्वनाम शब्दों को छोड़ दो, क्योंकि सर्वनाम शब्दों में विभक्ति चिन्ह क्या होती है, सर्वनाम शब्द के साथ में ही रहती है। लेकिन और प्रसंगों में देखें तो विभक्ति चिन्ह क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। क्या राम ने एक साथ लिख देते तो क्या हो जाता, नहीं, वो गलत हो जाता, राम ने, वहां पे विभक्ति क्या होगी, अलग आएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, सर्वनाम पे एक साथ रहेगी विभक्ति। बात मेरी क्लियर हुई बच्चों? चलिए, इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद की बात करें तो अपवाद ये, यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह, यदि सर्वनाम के साथ, यहाँ पे क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है, उसके बाद ने लिखा है, यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें पहला सर्वनाम से मिला हो, पहला जो है सर्वनाम से मिला हो, पहला वाला सर्वनाम से मिला हो और दूसरा अलग लिखा जाए। यदि सर्वनाम में दो विभक्ति चिन्ह हो तो पहला वाला विभक्ति साथ में लिखा जाए और दूसरा वाला विभक्ति उससे अलग हो जाए, ठीक है, अलग लिखा जाए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे उसके लिए, उसके लिए, ठीक है, इनमें से, देखिए, और इसमें क्या है, ये है कि दो सर्वनाम है हमारे पास, ठीक है, दो सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह, ठीक है। यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह तो पहला सर्वनाम से मिला हो, पहला देखो सर्वनाम से क्या हो, मिला हो, पहला वाला क्या है, सर्वनाम से मिला हो, ठीक है, और दूसरा विभक्ति चिन्ह क्या है, इनसे अलग लिखा जाए, इससे एक अलग लिखा जाए। देखो ये अलग है, इसमें क्या है, पहले वाले में उसके साथ लिखा जाएगा, दूसरे वाले में विभक्ति चिन्ह क्या होगा, उससे अलग लिखा जाएगा। इसमें को अलग लिख दिया गया है, बात सही कि नहीं, ठीक है। ये इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं अव्यय का प्रयोग, ठीक है बच्चों, अव्यय का प्रयोग। बात समझ में आ गई ना, एक्सेप्शन में क्या है, यदि दो सर्वनाम हो उनके बीच विभक्ति, यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो, ठीक है, तो पहले वाली विभक्ति चिन्ह साथ रहती है, दूसरी वाली विभक्ति चिन्ह क्या होती है, अलग हो जाती है, ठीक है।
अब अव्यय का प्रयोग। बच्चों अब आता है अव्यय का प्रयोग। ठीक है, अव्यय का प्रयोग सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच, सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही तक आदि अव्यय आए। सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही तक अव्यय आए तो विभक्ति अलग लिखी जानी चाहिए। ठीक है, सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही या तक आदि अव्यय आए तो विभक्ति को अलग लिखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आप ही के लिए, आप ही के लिए, मुझ तक ही। ठीक है बच्चों, सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच, सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच, सर्वनाम और उसके विभक्ति के बीच ही यदि अव्यय आए तो उसको अलग लिखा जाना चाहिए। ठीक है, विभक्ति अलग लिखी जानी चाहिए। देखिए अलग लिखा है। ठीक है, सर्वनाम उसके विभक्ति के बीच अगर ही आए तो विभक्ति अलग लिखी जानी चाहिए। जैसे मुझ तक ही, सर्वनाम उसकी विभक्ति के बाद, यानी कि सर्वनाम उसकी विभक्ति के बीच या उसके बाद में आता है तक ही अव्यय आता है, विभक्ति अलग लिखी जानी चाहिए, मुझ तक ही। ठीक है बच्चों, चलिए हिंदी में कुछ शब्द है जैसे कि वर्ड है आ, ओ, ए, ही, तो, सो, भी, ना, जब, कहाँ, साथ, की, किंतु, मगर आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। ठीक है, कौन कौन बताए अपने? आ, ओ, ए, ही, तो, सो, भी, ना, जब, कहाँ, साथ, की, किंतु, मगर। ठीक है, आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। ठीक है, कुछ अव्ययों के बाद में विभक्ति चिन्ह आती है, कुछ अव्ययों के आगे आने के बाद में विभक्ति चिन्ह आती है। जैसे इनमें से अभी हमने कुछ अव्ययों के बाद में विभक्ति चिन्ह आती है, जैसे अब से, अब से। कुछ अव्यय के बाद में विभक्ति चिन्ह आती है, अब से, तब से। ठीक है बच्चों, अव्यय के बाद में विभक्ति चिन्ह आती है। ठीक है, तब से, सदा से, सदा यानी हमेशा से। ठीक है, अव्यय के बाद में विभक्ति चिन्ह आती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए, अगला है संस्कृत में जैसे कुछ शब्द लिखे हों, या, रा, ला, वा, सा, 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 हा। ठीक है, यदि संस्कृत में कोई शब्द लिखे हो, ठीक है, या, रा, ला, वा, सा, षटकोण वाली सा और हा। ठीक है, इनसे पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है। इनसे पहले, इन शब्द के पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार मतलब समझ गए बेटा, बिंदी। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे संलग्न, संलग्न, संलग्न समझना। देखो इसमें सा वर्ड लिया गया है, से सा वर्ड ये लिया गया है, सा। ठीक है, इन शब्दों से पहले, यानी कि सा वर्ड तो लिया है, संलग्न लिखा है, तो इनमें से कोई और भी शब्द होगा, ला, ला। देखिए इन ला से पहले हमने क्या किया, अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इन
वर्ड को लिखने से पहले इनसे पहले क्या किया गया है, अनुस्वार का प्रयोग किया गया। हमने यहाँ पे ला लिखा, ला के पहले यहाँ पे क्या किया, अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। जैसे अगला एग्जाम्पल है संयम। संयम, देखिए यह शब्द लिया, इसके पहले हमने क्या किया, अनुस्वार का प्रयोग किया। ठीक है। दूसरा संवाद। संवाद, हमने शब्द लिया, उसमें से देखिए हमारा वाय वर्ण मिला, उसके पहले जो हमने क्या किया, अनुस्वार का प्रयोग किया। ठीक है। संस्कृत में या रा ला वा सा हा सा से पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे हमने बताया संलग्न, संलग्न में ला, वो वर्ड देखिए उसी में आ रहा है, या रा ला आया, ला के पहले हमने क्या किया, वहां पे अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। ठीक है। संयम, संयम में भी ठीक इसी प्रकार से या के पहले क्या हुआ, अनुस्वार का प्रयोग किया। इसी प्रकार से संवाद में, संवाद में क्या हुआ आपका, वा से पहले हमने अनुस्वार का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात। चलिए अगला हमारा इसी में रूल है, अगला इसमें रूल ये है कि छोटी बड़ी ए ऐ ओ और। ठीक है। ये हमारे पास कुछ वर्ण है, छोटी बड़ी ए ऐ ओ औ से युक्त व्यंजनों में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इनसे प्रयुक्त जो भी व्यंजन बनेंगे उनके स्थान पर, चंद्र बिंदु के स्थान पर, यानी कि इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। चंद्र बिंदु के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, अनुस्वार का यूज करेंगे। जैसे इससे शब्द बनाते हैं खिंचाई, शब्द क्या बनाते हैं, खिंचाई। ठीक है। ठीक है बच्चों, खिंचाई। ठीक है। छोटी की मात्रा आई, क्या आई, छोटी की मात्रा आई। ठीक है। छोटी देखिए ये है कि नहीं है, इससे हमने क्या किया, युक्त व्यंजन बनाया जो है, उसमें इसके बाद क्या किया, हमने चंद्र बिंदु लगनी चाहिए, लेकिन वहां पे हमने क्या किया, अनुस्वार का प्रयोग किया। ठीक है, बिंदी प्रयोग किया। ठीक है। इसी प्रकार से नींव, देखिए नींव। ठीक है। बड़ी इससे क्या किया, हमने व्यंजन एक शब्द बनाया युक्त जो है। ठीक है। नींव, चंद्र बिंदु के स्थान पर हमने क्या किया, वहां पे अनुस्वार का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। अगला हमारा इसमें नियम है अर्धचंद्र का प्रयोग। अर्धचंद्र का प्रयोग, अर्धचंद्र का सिंबल आपको पता है कैसा होता है, ऐसा अर्धचंद्र का प्रयोग। जैसे कुछ शब्द हैं इंग्लिश में, आप जैसे उनको बोलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर ओ आता है पढ़ने से, क्या आता है, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ की ध्वनि का प्रयोग होता है, डॉक्टर। हॉस्पिटल बोलते हैं HOSPIT है, जब इसका भी करते ध्वनि निकालते HO, हॉस्पिटल आ रहा है। कॉलेज COLLEG, कॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो क्या करते हैं, इनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ के, जैसे डॉक्टर, जब हिंदी में इसको बोलते हैं डॉक्टर। ठीक है। हॉस्पिटल, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलेज। तो हिंदी में जब इनका सही अभीष्ट रूप से जिनका हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में शुद्ध रूप में लिखने में, तो आ की मात्रा में जगह वहां पे क्या आ जाता है, अर्धचंद आ जाता है। क्या आ जाता है, अर्धचंद। ठीक है। ये देखिए अर्धचंद। ठीक है। अर्धचंद, हॉस्पिटल।
कॉलेज पे। ठीक है, इंग्लिश में जिन शब्दों में उसका ध्वनि उच्चारण करने पर क्या होता है, वहां पे अर्ध ओ निकलता, डॉक्टर, ओ, हॉस्पिटल, कॉलेज। ठीक है, तो उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर वहां पे क्या हो जाता है, आ का प्रयोग हो जाता है। क्या होता है, आ का अभीष्ट होने पर आ, और आ की मात्रा जो है वहां पे क्या आ जाता है, चंद्र बिंदु आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा है। अगला हमारा आता है ड़ा और ना का प्रयोग। ड़ा और ना का प्रयोग, यानी ये ड़ा और ना का प्रयोग। ठीक है, इनका प्रयोग के देखते हैं बच्चों, इसका क्या है ड़ा और ना का प्रयोग। ठीक है, ड़ा और ना का प्रयोग में विशेष प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ड़ा अधिकतर जो होता है ये हमेशा कहाँ दिखता है, संस्कृत शब्दों में। ठीक है बच्चों, ड़ा अधिकतर कहाँ दिखता है, ये अधिकतर जो है संस्कृत शब्दों में आता है। ठीक है, जिन तत्सम शब्दों में ड़ा आता है और जिन तत्सम शब्दों में रा आता है, तो उसका तद्भव बनाने के लिए उस ड़ा को क्या कर देते हैं, ना में बदल देते हैं। ठीक है, ड़ा और ना का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ड़ा का प्रयोग हमेशा संस्कृत भाषा में देखा गया है। ठीक है, जब तत्सम संस्कृत यानी कि ड़ा अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है, जिन तत्सम शब्दों में ड़ा होता है, जिन तत्सम शब्दों में ड़ा होता है उनका तद्भव बनाने के लिए ड़ा को ना में चेंज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ तत्सम लिखते हैं शब्द और उसका तद्भव बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई तत्सम शब्द लिखेंगे उसका क्या बनाएंगे, तद्भव। जैसे रण, तत्सम में क्या है, लास्ट में ड़ा आया कि नहीं है, इसको तद्भव क्या बना देंगे, वहां पे ना लगा देंगे। कर्ण, लास्ट में क्या है ड़ा, उसका क्या कर देंगे, ना लगा देंगे वहां तद्भव बनाने के लिए। बस कुछ नहीं करना, जिन तत्सम शब्दों में लास्ट में ड़ा आ जाए तो वहां पे ना कर देना है तद्भव बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कर्ण, कर्ण में ड़ा आया, हमने इसे तद्भव बनाया तो वहां पे क्या कर दिया, कर्ण कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे इसी में एक यूज और है इसका। अगला यूज क्या है, किसी एक ही पद में, किसी एक ही पद में यदि ऋषि, किसी एक ही पद में यदि ऋषि, रा और सा, किसी एक ही पद में ऋषि, रा और सा के बाद ना हो, तो इनके बाद यदि क्या हो, ना हो, इनके बाद ऋषि, रा और सा के बाद ना हो, तो क्या हो जाता है, ना के स्थान पर भी क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है। ठीक है, यदि इन शब्दों के बाद में ना आता है तो ना को बदल के क्या कर देते हैं, उसके स्थान पे हम ड़ा कर देते हैं। ठीक है, भले ही इनके बीच में कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो चाहे का वर्ग वाला हो, पा वर्ग वाला हो, या रा ला वा कुछ भी आए, इनके कोई भी वर्ग आए तो क्या कर देते हैं, या कोई भी अनुस्वार भी आया हो कह रहे हैं तो वहां पे क्या कर देते हैं, ना के स्थान पर क्या कर देते हैं, ड़ा कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ऋण, देखा होगा इस तरह लिखा होता है ऋण। ठीक है, कृष्ण, ठीक है, जैसे इनके बाद मान लो हमने ये कर दिया कृष्ण, तो वहां पे क्या कर देंगे, बदल के वहां पे कृष्ण कर देंगे। ठीक है, यानी कि इनके बाद यानी कि शब्द यदि ड़ा आया हो तो उसको बदल के क्या कर देते हैं, ना कर देते हैं। सॉरी, गलती से हो गया, ना यदि आए तो वहां पे क्या कर देते हैं, ड़ा कर देते हैं। कृष्ण में ना आया तो वहां क्या कर दिया, आ कर दिया।
ठीक है बच्चों, समझ में आया? यदि ऋषि रा और सा के बाद, यदि अगला नियम बता रहे हैं, ऋषि रा और सा के बाद यदि कोई भिन्न वर्ण आया हो, कोई दूसरा वर्ण आए, तो ना का ड़ा नहीं करते हैं। यदि इनके बाद ऋषि और रा और सा के बीच में कोई दूसरा अन्य भिन्न अलग से वर्ण आता है, तो वहां पे क्या करते हैं, ना का ड़ा नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल रचना, ठीक बच्चों, रचना, अर्चना जैसे, ठीक है, रचना हो गया, अर्चना हो गया, ठीक है, प्रार्थना हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। यदि ऋषि और रा और सा के बाद कोई अन्य भिन्न वर्ण आता है, तो वहां पे क्या करते हैं, उसको बदलते नहीं है, उसका वही रचना, प्रार्थना और अर्चना ये सब क्या होता है, वही सेम रहता है, यानी कि ना का ड़ा नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऋषि रा और सा के बाद अगर ना आता है तो वहां पे ड़ा कर देते हैं। जैसे कृष्ण है, हमने इसको लिख के दिखाया, यहाँ पे क्या हो गया, कृष्ण है, ठीक है। ना था तो वहां पे बदल के क्या कर दिया, ड़ा लगा दिया, ठीक है बच्चों। चलिए अगला हमारा इसमें यूज है छा, छा छाता और छा छतरी का यूज बताते हैं, ठीक है। छा छतरी और छा छाता का यूज बताते हैं, ठीक है। छतरी और छा छाता और छतरी का प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। छा क्या है, स्वतंत्र व्यंजन है, ये तो एक स्वतंत्र व्यंजन है, ठीक है बच्चों। छा छाता एक स्वतंत्र व्यंजन है, लेकिन छा क्या है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। ये कैसा व्यंजन है बच्चों, ये एक हमारा संयुक्त व्यंजन है। बात आई समझ में? छा छाता हमारा स्वतंत्र व्यंजन है और छा छतरी हमारा संयुक्त व्यंजन है, जो कि का और सा के मेल से बना है, का प्लस सा के मेल से बना है छा छतरी, ठीक है। का और सा के मेल से हमारा क्या बना है, छा छतरी बना है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। दो व्यंजन से आपस में मिलकर बना हुआ है, ठीक है। छा संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होता है, छा छा छतरी जो होता है, इस संस्कृत में इसका अधिक उपयोग रखा गया है, ठीक है। जैसे शिक्षा, शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा हो गया, दीक्षा हो गया, समीक्षा हो गया, प्रतीक्षा हो गया, ठीक है बच्चों, प्रतीक्षा हो गया। इसके और भी कई सारे उदाहरण हैं, ठीक है, इत्यादि। तो छा और छा का प्रयोग हमने क्या सीखा कि छा हमारा क्या है, स्वतंत्र व्यंजन है, और छा छतरी हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जो कि का और सा के मेल से बना हुआ है। जैसे छा का प्रयोग ज्यादातर क्या है, संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होता है, शिक्षा हो गया, दीक्षा हो गया, समीक्षा हो गया और प्रतीक्षा हो गया, ठीक है बच्चों। अगला आता है बा बकरी।